मैं एक्चुअली ग्रामर का एक सीरीज शुरू कर रहा हूं। ये सीरीज जानबूझ के, मेरे बहुत सारे ग्रामर के वीडियोस हैं, बट इसको बनाने का कारण ये था कि मेरे दिमाग में बात ये आई कि मैं जब क्लास में भी देखता था, चाहे पहले भी अब और भी लोगों का अप्रोच में कंट्री लेवल पे लड़कों को देखता था, तो वो उनका ये दिखाई पड़ता था कि अगर कोई रूल बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर अगर देना है तो दिखाई पड़ जाए, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सुनर देन, इसके रूल्स उनको दिखाई पड़ जाते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर कभी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आया तो उस पे डिसाइड करना कि इसमें कहां एरर होगा, अगर क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हैं तो ये बड़ा मुश्किल था। ऑन द अदर हैंड मुझे याद आ रहा था कि बहुत दिनों से लड़कों के, जो लड़के जिनको ग्रामर की थोड़ी समझ है, वो मुझसे बोल रहे थे कि पार्सिंग का पूरा वीडियो ले आइए। एक्चुअली पार्सिंग एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप पूरे सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड, एक एक वर्ड करके आप उसके ग्रामेटिकल नुआंसेज को डिसाइड करते हो कि वो वर्ड वहां पे ग्रामर के किस रूल के बेस पे लगा हुआ है। और अगर ये आपको करने आए तो अनडाउटेडली आपके पास, अगर प्रीपोजिशन बेस्ड अगर क्वेश्चन होता है जहां पे प्रीपोजिशन कोई फिक्स्ड है, वो हमको आपको नहीं पता है, तो वहां वैसे क्वेश्चंस को बनाने में दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज आपके पास कॉमन एरर के ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपसे नहीं बनेगा। बस ये सीरीज चाहे वो 15, 20, 25 वीडियोस कि जितने में भी आए, वो लगातार वो कंटिन्यू करेगा। आपका आपके एक रिक्वायरमेंट होगा कि आप सीरीज 1 से समझने की कोशिश करना उसको। और इसको समझने के लिए ये नहीं है कि आपके पास ग्रामर का पहले से पढ़ा हुआ कोई कंसेप्ट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अप्रोच अलग है तो सुनने में आपको नया लगेगा, बट आपके उन्हीं समस्याओं को मैं डील कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट्स। क्योंकि हमारे किताबों में रूल्स सिर्फ दिए हुए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहां पार्ट यूज होता है, कंटिन्यूअस कहां यूज होता है, बट टेंस क्या होता है, अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए तो आपका वो रूल्स बहुत आसानी से आप ग्रैब कर लोगे और इसको यूज कर लोगे। ठीक है। सो अभी आप एक बात समझो कि मैं एक्चुअली पार्सिंग के ही क्लासेस, क्योंकि अगर ग्रामर के यूजेज की बात करो ना तो उसमें पार्सिंग ही सीखना होता है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ हम लोगों का ये जो सीरीज का आज आज हम लोगों का पहला क्लास होगा। नाउ आप समझो कि ग्रामर एक्चुअली आप जो भी पढ़ते हो वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को मैं एनालाइज करता हूं। आप ग्रामर में एक्चुअली इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या पढ़ते हो? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आप ये सब चीजें पढ़ते हो, जिसमें इंटरजेक्शन चूंकि एक भाव बताने वाले शब्द होते हैं, सो उनको ग्रामेटिकली हम लोग बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं मानते। वो नरेशन आदि में, स्टेटमेंट्स, डायरेक्ट नरेशंस में, स्टेटमेंट्स में वो काम करते हैं। आपके नाउन से लेके कंजंक्शन तक के जो कंसेप्ट्स हैं ये रिलेटिव कंसेप्ट्स हैं। रिलेटिव का मतलब, अगर उस चीज को समझना होगा तो वो जिन जिन चीजों से जुड़ा हुआ है उनको जब तक आप ध्यान में नहीं रखोगे तब तक वो चीज आपको, वो बात आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल्स लेता हूं। मैंने कहा, जैसे आपने नाम एक सुना होगा, जेरंड। अब परेशानी यह है कि अगर मैं जेरंड की बात करूं तो जेरंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, थोड़ा परफेक्ट का पार्ट ले लो तो हैविंग भी 3 होता है। बट अगर जेरंड को आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो इस वर्ड को आप नाम नहीं लेते हो, जेरंड आप बोलते नहीं हो, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के कहीं ना कहीं तो जाके फिट होगा। तो आपको अगर आइडिया हो पहले से तो ये कि जेरंड एक नाउन होता है। अब नाउन को, अब हमारे पास नाउन, अब जब तक ये तुमको नहीं समझ में आएगा तब तक तुम जेरंड के यूजेस को समझ नहीं पाओगे। रट सकते हो, समझ नहीं पाओगे।
तो फिर नाउन, अब नाउन को अगर मुझे समझना हो तो ये नहीं समझना है कि नाउन का 5 भेद होता है। 5 भेद नाउन का होता है, लेकिन नाउन क्या होता है? अब अगर हम लोग अगर पॉपुलरली पढ़ें तो नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन एंड थिंग। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अगर हम इतने ही पे जाके अपने आप को सीमित करें तो जेरंड का जो यूज होगा वो फिर आप उसको, उसका डेफिनेशन आपको फिट नहीं करेगा। और आपको जब कहा गया, जरा समझिएगा इस बात को, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप डेफिनेशन सुनो। वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, on the basis of their functions divided into 8 categories, 8 classes। अंग्रेजी के जितने शब्दों को उनके फंक्शन के आधार पे 8 क्लासेज में बांटा जाता है, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब आपको नाउन का फंक्शन समझना है ना, कि राम नाउन है, मैंगो नाउन है, एक कॉमन नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है। ये तो नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो गया। नाउन का फंक्शन क्या होता है? और जब तक वो फंक्शन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम नाउन को नहीं समझ पाओगे। अब अगर तुमने नाउन को समझने में दिक्कत की तो अनडाउटेडली तुम्हें एडजेक्टिव पढ़ने में दिक्कत होगा, क्योंकि एडजेक्टिव, मैंने क्या कहा, रिलेटिव कंसेप्ट। कोई एक चीज किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपने कहा कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, तो सेंटेंस में एडजेक्टिव लगा हुआ है किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में। अब नाउन का आपको फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है, नाउन का आपको फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर एडजेक्टिव के फंक्शन को आप ठीक से अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। अब अगर वो नाउन सब्जेक्ट की तरह बना हुआ है, अगर हमने नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज किया, तो जब तक आप उसको सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हो आप? क्योंकि आप उसके साथ वर्ब को डिसाइड करते हो। सब्जेक्ट का और कोई काम नहीं होता। सब्जेक्ट आप इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि वर्ब के साथ उसके रिलेशंस को एस्टेब्लिश करना होता है। सब्जेक्ट का वर्ब से रिलेशन दो ही तरह का होता है, या तो उसको आप सिंटेक्स के चैप्टर में पढ़ते हो, और नहीं तो आप वॉइस के चैप्टर में पढ़ते हो। तो आपको सब्जेक्ट कौन सा वर्ड फंक्शन कर रहा है, वर्ब कौन सा वर्ड फंक्शन कर रहा है। अब मैं बोलूं कि वर्ब इज ए नेम ऑफ, सॉरी, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, यू आर टॉकिंग अबाउट वर्ड, नॉट द फंक्शन ऑफ द वर्ब। सो इसी को आपको समझने के लिए हमें फंक्शन वाइज उसको समझना होगा। अब आप एक बात समझो, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो ग्रामर है, जिसकी जिस भी वर्ड की आप बात कर रहे हो, से तुम नाउन पढ़ रहे हो, तो नाउन के फंक्शंस को देखो। उस नाउन का उस फंक्शन के रूप में, मैं अगर आपको एग्जांपल लेता हूं, आप जरा ध्यान देना। अगर आप नाउन को देखो तो अमूमन तो मुझे नाउन का डेफिनेशन आज तक समझ में नहीं आया कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। क्योंकि एक तरफ आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहा जाता है कि उनको फंक्शन के आधार पर नाउन डिसाइड किया जाता है, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। वर्ड डज नॉट शो फंक्शन। फंक्शन का मतलब द यूज ऑफ दिस वर्ड इन अ सेंटेंस। अब अगर मैं एक स्टार्ट करता हूं, अगर मैं नाउन को लूं तो नाउन इज अ वर्ड that is used, that plays the role, that has the function of working either as a subject or as an object in a sentence। नाउन का यही फंक्शन होता है कि या तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब तुमको अगर, और मैं जिसको बोला ना, उसके साथ कुछ एबरेटिव एक यूज होता है, जैसे मैं उसको बताता हूं नाउन का। अगर आपको ये दोनों फंक्शन समझ में आ जाए
तो दुनिया के हर सेंटेंस में आप नाउन को आइडेंटिफाई बिना किसी टेंशन के कर लोगे। और यही चीज पार्सिंग का हार्ट होता है कि आप नाउन पहचानो, आप एडजेक्टिव पहचानो, आप सब चीज पहचानो, मतलब सारे सेक्शंस को आप पहचानो। जैसे आपने कहा, मैं अभी नाउन से स्टार्ट करूंगा, जो कि पॉपुलरली हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ टीचर्स भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, मैं भी वहीं से शुरू कर रहा हूं, बट अप्रोच देखना है आप। जैसे आप अभी एक और एग्जांपल लो। आपने कहा कि कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कंबाइंस टू सेंटेंसेस। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि अगर मैं रिलेटिव कंसेप्ट की बात करूं, तो जब आपको कंजंक्शन को समझना है या पढ़ना है या उसके फंक्शन को देखना है, तो आपके पास सेंटेंस का कंसेप्ट चाहिए। सेंटेंस का कंसेप्ट चाहिए। अब सेंटेंस क्या होता है? मैंने कहा कि सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। इसमें ग्रामर कहां है? ये तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड डेफिनेशन हो गया। सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो ये तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो मीनिंगफुल है, जिसका कुछ भी ग्रामर हो सकता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि राम प्लेइंग इन द सन, अगर मैंने ये लिखा, तो जस्ट अपने आप को सोचो कि दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, एंड अनडाउटेडली अगर आप रिजिड मत हो, जबरदस्ती मत करो, तो आपको अर्थ तो समझ में आ रहा है। तो मैं इसको सेंटेंस मान लूं? अनडाउटेडली आप कहोगे नहीं, सेंटेंस नहीं मानेंगे। आपको इस प्लेइंग के पहले कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब आपको ऐड करना होगा, इज, वाज। तो फिर जो डेफिनेशन हमारे पास आया कि सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, उसमें ग्रामर की कहीं तो चर्चा ही नहीं थी। सॉरी, ग्रामर की कहीं तो चर्चा ही नहीं थी। चर्चा थी मीनिंग की। मीनिंग तो मोटा मोटी समझ में आ रहा है। आपके इज वाज लगाने से यह सेंटेंस ग्रामेटिकली शुद्ध हुआ। तो अब आप समझो कि सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है? यही चीजें आपको फंक्शन वाइज प्रैक्टिकली जिस दिन आपको सेंटेंस में दिखाई पड़ने लगेगा, कॉमन एरर के या ग्रामर के कोई भी सेंटेंसेस आपसे छूटेंगे नहीं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस को छूट सकते हैं, वर्ड का, प्रीपोजिशन का कुछ क्वेश्चन छूट सकता है, अदरवाइज आपसे कुछ नहीं छूटेगा। सो रिमेंबर, एक चीज के ध्यान रखना कि हर बार जब आप बात करते हो तो तुम्हें फंक्शन देखना होगा। बेटर होगा कि हम लोग, सॉरी मैंने नाउन बोला, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक पार्ट। क्योंकि देखो एक चीज, आपको कभी ग्रामर अगर पढ़ो तो हमेशा आपको सेंटेंसेज मिलेंगे, कभी वर्ड्स नहीं मिलते। वर्ड्स मिलते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में या आपको कहीं भी उसके मीनिंग की चर्चा होती है। आपको ग्रामर में सेंटेंस मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं तो आप ये देख लो, जरा ध्यान से देखो भाई। आप सेंटेंस का अर्थ आप किसको बोलते हो? अब अगर मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, तो मेरे को एक बात बताओ, तुमने आज तक अपने इस उम्र में तुम जहां भी बैठे हुए हो, तुमने कहीं मीनिंगलेस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स देखा है? जरा सोचो तुम। अगर हमें यह डेफिनेशन दिया जाता है कि मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, तो मेरे पास दो वर्ड बहुत क्लियर है। नंबर वन मीनिंगफुल, और दूसरा कलेक्शन। इसमें यही दोनों हैं। और तीसरे वर्ड्स, कलेक्शन है तो वर्ड्स, वर्ड्स का कलेक्शन है। अब अगर ऐसा कुछ है कि अगर वर्ड का कलेक्शन मीनिंगफुल है तो वो सेंटेंस है, तो मेरे को एक बात बताओ कि कहीं तुमने लिखने में, कहीं कहीं प्रिंटेड में तुम्हें मीनिंगलेस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स मिला था? अगर आपका जवाब आ रहा है कि नहीं मिला है,
क्योंकि आप अगर शब्दों को अगल बगल नेचुरल तरीके से, अब जबरदस्ती मैं बोलूं राम फुटबॉल इंडिया, अगर ऐसे मैं बोलूं तो ये तो जबरदस्ती मैं इसको काटने के लिए बोल रहा हूं। कहीं किसी ने तुमको दिया होगा मीनिंगलेस कलेक्शन, सी दिस इज मीनिंगलेस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सो दिस इज नॉट सेंटेंस, दिस इज मीनिंगफुल, सो दिस इज अ सेंटेंस। कहीं किसी ने लिखा होगा? कहीं किसी ने लिखा है। और दूसरा, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अभी आप समझो जरा। मैंने एक चीज कहा, राम प्लेइंग इन द सन, दूसरा गो। मैंने दो सेंटेंस, दो ग्रुप लिया, एक गो और एक राम प्लेइंग इन द सन। मीनिंगफुल दोनों है, अर्थ दोनों में समझ में आ रहा है। ऊपर वाले को तुम नेचुरली बोलोगे कि दिस इज नॉट अ सेंटेंस बिकॉज इज या वाज या कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब मिस कर रहा है, जबकि नीचे वाला एक सेंटेंस है। अगर मुझे किसी से बोलना हो इंपरेटिव सेंटेंस, जाओ, कभी मैं हमेशा ये नहीं बोलता वहां जाओ। कभी कोई आदमी खड़ा है, मैं उसको बोल भी नॉर्मल बोल सकता हूं, बेमतलब का खड़ा है, जाओ, तो मैं गो ही बोलूंगा ना। जरा रियलाइज करो कि यहां पर कलेक्शन था, यहां पे कोई कलेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों में एक फैक्टर आपका काम कर रहा था। आपने एक भर्व बनाया, भर्व को आपने कंप्लीट फॉर्म दिया। यहां पे भर्व कंप्लीट फॉर्म था एंड ये सेंटेंस बन गया था, और जब तक यहां इज नहीं लगाया सेंटेंस नहीं बना। मतलब सेंटेंस इज a collection or may not be a collection, single word it may be, that contains one finite verb is called a sentence. सेंटेंस उसे बोलते हैं जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो। मैं बात वर्ब की नहीं कर रहा हूं, वर्ब के टाइप की बात कर रहा हूं। सेंटेंस का आइडेंटिफाइंग फीचर बस एक होता है एंड दैट इज फाइनाइट वर्ब। मतलब ये कि अगर सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब है तो वो सेंटेंस है, और अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस तुम नहीं मानोगे, भले ही अर्थ निकल रहा हो। अब व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय दिस डिवीजन ऑफ वर्ब? वर्ब को ग्रामेटिकली अलग अलग तरीके से, जैसे आपने सुना होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, वो जब आप सीखोगे ना तो एक्चुअली उसका पर्पस कुछ और है। उसका पर्पस है वॉइस को पढ़ने के लिए। जब आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ते हो, तो जब आप सीखते हो तो आपको फाइनाइट वर्ब के थ्रू सेंटेंस का कंसेप्ट सीखना होता है, और नॉन फाइनाइट के थ्रू ट्रांजिटिव इंफिनिटिव जेरंड और पार्टिसिपल को सीखना होता है। लेकिन ये तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट फॉर्म्स वर्ब के होते कौन हैं। ध्यान देना, अगर आपने फाइनाइट वर्ब कहा, मैंने अभी जो कहा कि सेंटेंस का फॉर्म फाइनाइट वर्ब से होता है, सेंटेंस आइडेंटिफाई होता है फाइनाइट वर्ब से, तो फाइनाइट वर्ब का मतलब वर्ब के 5 रूप, V1, V2, V5, V3 और V4, और इस V3 और V4 के पहले ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल। जब तक V3 और V4 ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नहीं आएगा उसे फाइनाइट वर्ब नहीं माना जाएगा, और तुम्हारे सेंटेंस का जस्ट वन इंडिकेशन है, एकमात्र इंडिकेशन है ये फाइनाइट वर्ब। जहां भी फाइनाइट वर्ब आया हुआ है वो सेंटेंस माना जाता है, क्योंकि मीनिंगलेस और मीनिंगफुल का तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब आपका ये पार्ट, इसका एक और पार्ट होता है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट जिसको हम लोग टू V1, टू हैव V3,
सॉरी, V4 हैविंग V3 और इसका पैसिव फॉर्म टू बी V3, टू हैव बीन V3, बीइंग V3 और हैविंग बीन V3। और एक और वर्ब का थर्ड फॉर्म अकेला, वर्ब का थर्ड फॉर्म बिना ऑक्सिलरी के, जैसे यहां पे ऑक्सिलरी लगा हुआ है वहां बिना ऑक्सिलरी के। ये वर्ब के नॉन फाइनाइट फॉर्म्स हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्रिया हैं, वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता। अगर वर्ब का मतलब क्रिया होता है तो मैं आपसे पूछूं कि फिर आई टू गो हम डायरेक्ट क्यों नहीं लिखते? आई टू गो हम डायरेक्ट क्यों नहीं लिखते? आप क्यों आई हैव टू गो, आई एम टू गो डालते हो? क्योंकि ये क्रिया नहीं है। सेंटेंस बनता है फाइनाइट वर्ब से, और यहां अभी फाइनाइट वर्ब नहीं लगा हुआ है, यहां अभी लगा हुआ है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर आपने यहां पे लिखा आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, तो आपने यहां एक लगाया फाइनाइट वर्ब, और अब ये क्रिया, चूंकि फाइनाइट वर्ब आ गया, अब ये सेंटेंस बन रहा है। सो सेंटेंस में ये आएंगे मे बी एक्शन। एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं ना वर्ब मतलब क्रिया। आप कहीं गो देखे, अभी तुमसे मैं यहां पे पूछूं कि यहां पे क्रिया कौन सा है, क्योंकि वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, हैपनिंग वर्ड, तो होगा तो ये ना, ये कहां से? अब अगर आपने डेफिनेशन को लो कि ये होने वाला और करने वाले को वर्ड को हम वर्ब कहते हैं, तो आपका करने वाला और होने वाला वर्ड तो गो है, तो फिर हम सीधा सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्यों रखते? वर्ब एक्चुअली एक्शन और डूइंग से मतलब नहीं है, वर्ब अपने फॉर्म से डिसाइड होता है। आपके सेंटेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा हुआ है। अगर वर्ब का ये फॉर्म लगा हुआ है तो वो सेंटेंस है। इसको भी जब यूज करना होगा तो ये लगाना होगा, क्योंकि सेंटेंस में आप नॉन फाइनाइट वर्ब बनाते हो, सेंटेंस पहले आना चाहिए। सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वो वर्ब फाइनाइट वर्ब है। ये जो आप जैसे बोलते हो ना, हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर एसवीओ होता है, वो ये ओ हर सेंटेंस में जरूरत नहीं है आने की, और जरूर नहीं भी आता है। राम इज रनिंग स्लोली, इसमें ओ नहीं आया हुआ है। राम इज रनिंग स्लोली में राम इज रनिंग वर्ब आया, स्लोली एडवर्ब हो गया, ओ कहां गया? तो फिर ये बोलना कि सब्जेक्ट का सेंटेंस का स्ट्रक्चर एसवीओ फालतू की बात है। कभी आ गया ओ, कभी नहीं आएगा। लेकिन हर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वो वर्ब फाइनाइट वर्ब है। आई एम सॉरी, आपका सब सेंटेंस ये फाइनाइट वर्ब है, ये आना ही चाहिए। ठीक है। सो अगर आपने कहा कि आपको एक सेंटेंस मिला है, तो सबसे पहला अब हम लोग पार्सिंग का बेसिक स्ट्रक्चर एक एक करके शुरू कर रहे हैं। अगर आपने कहा कि आपको सेंटेंस है, अब मिला है, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब पहचानना होगा। अभी सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया है, सो फिलहाल अभी वर्ब को पहचानने की बात करो। अब मैं एक सेंटेंस देता हूं, राम रिच द ऑफिस अर्ली took his seat finished the pending work hurriedly
बिफोर द बॉस अराइव्ड। देखिए, जब आप मैं फ्रेम में शायद नहीं आऊंगा, आप देखते रहना। जब आप एक सेंटेंस लिखते हो, जैसे सेंटेंस यहां से राम से शुरू हुआ, अराइव तक खत्म हुआ, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में एक ही वर्ब आए। उस सेंटेंस में सब सेंटेंसेज हो सकते हैं। अब आपके पास एक, दो, तीन एंड चार, चार आपके पास यहां पे वर्ब आए हैं। V2, V2, V2 एंड V2। आपके इस सेंटेंस में चार सब सेंटेंसेज हैं, समझिए। और आप जो थियरी, सो डजंट मीन कि जब आप बोलते हो कि सेंटेंस है उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब यूज होगा, 25 फाइनाइट वर्ब यूज हो जाए। अब आप इस बात को एक बार थोड़ा सा ध्यान से और सुनो। जब आपने एक सेंटेंस लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस था। ऑब्जेक्ट डालना है, जो भी जैसे भी स्ट्रक्चर रखना आप रखिए। लेकिन अगर अगला वर्ब आपने लिखा यहां पे एक और, तो अभी आपका एक और सेंटेंस आ गया, उसी सेंटेंस में एक और सब सेंटेंस आ गया। और सब सेंटेंस जब आपके पास दो सेंटेंस हो गए, तो दोनों को जोड़ने के लिए आपको कंजंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो एक्चुअली कंजंक्शन फाइनाइट वर्ब्स को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपने कहीं देखा कि कंजंक्शन लगा हुआ है, इट मींस कि वो कंजंक्शन ये इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब्स यूज हुए हैं। जो आपने सुना था ना बचपन में कि कंजंक्शन दो वाक्यों को जोड़ता है, वो एक्चुअली इफेक्टिवली वो वाक्यों को नहीं, फाइनाइट वर्ब को जोड़ता है, क्योंकि सेंटेंस की पहचान ही फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब से सेंटेंस डिसाइड होता है। तो सेंटेंस को आप काउंट करो फाइनाइट वर्ब से। अभी आपके पास यहां पे चार फाइनाइट वर्ब्स थे, तो यहां पे एक सेंटेंस में हमने चार सब सेंटेंसेस डाले हैं। अब अगर इस थियरी को ध्यान रखो, ये फॉर्मूला है कि एक तो तुम्हारा ओरिजिनल सेंटेंस होगा, एक तुम्हारा ओरिजिनल सेंटेंस होगा। अब इसी कंसेप्ट को, इसको हम लोग ग्रामर में क्लॉज बोलते हैं। सेंटेंस और क्लॉज, आपने क्लॉज नाम सुना होगा। क्लॉज एक सेंटेंस में मेन सेंटेंस के अलावे, उसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, और सारे फाइनाइट वर्ब वाले पार्ट्स को क्लॉज का है। अगर उसमें फाइनाइट वर्ब है, वो सेंटेंस का एक पार्ट है, अकेला सेंटेंस नहीं है, तो वो क्लॉज है। जैसे आपका एक क्लॉज ये हो गया, दूसरा क्लॉज यहां, तीसरा यहां, और चौथा यहां है, द बॉस अराइव्ड। चार क्लॉजेस थे यहां पे, समझे? आपका एक्चुअली जो आप नाम लेते हो कंजंक्शन, कंजंक्शन दो फाइनाइट वर्ब्स को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है? मतलब ये कि कंजंक्शन जब आएगा तो एक तो तुम्हारा इंडिपेंडेंट है, जैसे राम इट्स मैंगो बोलो तो इसमें कंजंक्शन लगाने की कहां जरूरत है? इसके बाद अगर मैं आगे सेंटेंस कंटिन्यू करता हूं और कोई एक फाइनाइट वर्ब और डालता हूं, तो उस फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। कंजंक्शन के बाद एक फाइनाइट वर्ब आना जरूरी है। अब मैंने नेक्स्ट वर्ब डाला, तो फिर एक कंजंक्शन चाहिए। नेक्स्ट वर्ब डाला, और यह ध्यान रखिएगा, ये वर्ब मैं फिर याद दिला रहा हूं, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि लड़कों के दिमाग में 10-12 साल से वर्ब का मतलब क्रिया ऐसा बैठा हुआ है कि टू गो, अगर उनको
वर्ब का कोई भी ये वाला भी फॉर्म दे दिया जाए ना तो उसको वो क्रिया मान, चूंकि वो क्रिया मानते हैं ना, लेकिन ये आएंगे तो कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, ये आएंगे तो कंजंक्शन लगाने की जरूरत है। कंजंक्शन फाइनाइट वर्ब्स को जोड़ता है। सो अगर अभी आपको मैं अभी यहां देखूं तो अगर आपका नंबर ऑफ कंजंक्शन काउंट करना है तो उसमें +1 कर देना, वर्ब हो जाएगा। 3 कंजंक्शन का मतलब 4 वर्ब, एक वर्ब ओरिजिनल सेंटेंस का और बाकी के 3 वर्ब कंजंक्शन आते गए, सॉरी वर्ब आता गया और कंजंक्शन हमने ऐड करना शुरू कर दिया। सो नंबर ऑफ वर्ब -1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंजंक्शंस, या नंबर ऑफ कंजंक्शंस +1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब्स। आप कैसे भी करके ले सकते हो। अब आप ध्यान देना, आपको यह डाउट लगा होगा या होना चाहिए, एक कंजंक्शन तो यहां लगा हुआ है, सेंटेंस में 4 फाइनाइट वर्ब था, 4 फाइनाइट वर्ब था, एक कंजंक्शन तुम्हारा बिफोर लगा हुआ है, बाकी और तुमको कंजंक्शंस दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे। और बाय द वे ध्यान रखना कि आपके आपके दिमाग में अगर यह बात आए कि कॉमा लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स कॉमा इज नॉट अ कंजंक्शन।